नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 11 जुलाई का द हिंदू का एडिटोरियल देखेंगे। तो यहाँ पे जो एडिटोरियल्स दिए हुए हैं, जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, तो एक दिया हुआ है द थिंक टैंक एंड द आश्रम, तो ख़ास नहीं है, बेकार है, यूज़लेस है। यहाँ पे लिखा हुआ है द हैम्बर्ग टसल, यानी कि हैम्बर्ग की खींचतान। आपको पता है कि G20 की जो अभी समिट है, शिखर सम्मेलन है, तो कहाँ हुआ था? हैम्बर्ग, जर्मनी में हुआ था। बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया, यानी कि वहाँ पे जर्मनी के जो लोग थे वो उसका विरोध कर रहे थे। हालांकि जो विरोध था तो उसके पीछे जो मुद्दे हैं तो उनको हम कभी बाद में देखेंगे। मुख्य मुद्दा हमारे सामने ये था कि जो G20 में इस बार महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल किए गए थे तो उस पर कितना लोग सफल हुए हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अब वो पेरिस क्लाइमेट चेंज को नहीं माने, क्लाइमेट चेंज ट्रीटी को नहीं मानेंगे। तो जब वो उस समझौते को नहीं मानेंगे तो जाहिर तौर पे हो सकता है कि कई सारे ऐसे देश भी होंगे जो कि आगे ये कहना शुरू कर दें कि जब अमेरिका नहीं मान रहा तो हम भी नहीं मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा कोशिश चल रही है कि अमेरिका को इस बात के लिए तैयार किया जाए, मनाया जाए कि वो इस ट्रीटी को, इस समझौते को मान ले। तो सभी देश उसके लिए प्रयास कर रहे थे, खासकर जो फ्रांस के नए राष्ट्रपति आए हैं तो उन्होंने इसके लिए ख़ास प्रयास किया। और है क्या कि आपको बता दूं, अभी सारी दुनिया में एक नई चल रही है लहर प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि संरक्षणवाद की। यानी कि सभी देश अपने अपने देश के घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए जो बाहरी एक्सपोर्ट है, बाहरी निर्यात है, तो उनको अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उन पर विभिन्न प्रकार की बाधाएं डाल रहे हैं। चाहे ज़्यादा टैक्स की बाधा हो, ज़्यादा शुल्कों की बाधा हो, या कि फिर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगा देना, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सब लगा देना। तो इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं ज़्यादा। तो ये देखा जा रहा है कि अगर ये सब कुछ चलता रहा तो आगे चल के जो दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने की जो संकल्पना है वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो सकती है, कमज़ोर पड़ सकती है। तो उसी पे सारा कुछ ये पूरा आर्टिकल था और मैंने आपको सारा उस पर सारा बता दिया। कोई बहुत ख़ास इसमें बात नहीं दी हुई है, यही लिखा हुआ है कि जब इस तरीके की सिचुएशन बने तो बेहतर होगा कि बातचीत के माध्यम से, डायलॉग्स के माध्यम से ऐसे मुद्दों को निपटाने का प्रयास किया जाए। ठीक। तो अगला जो एक आर्टिकल है तो ये लिखा हुआ है टारगेटिंग ट्रॉलिंग। तो ट्रॉलिंग के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ट्रॉलिंग मछली पकड़ने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो मछली का जो स्रोत होता है, अर्थात कि ऐसा स्रोत जहाँ से मछलियाँ लगातार उत्पन्न होती हैं, यानी कि मछलियों में भी अलग अलग समूह होते हैं। तो कुछ ऐसे समूह होते हैं जो कि ऊपर सरफेस पर रहते हैं, मतलब कि सतह के ज़्यादा पास रहते हैं, कुछ नीचे तली के ज़्यादा पास रहते हैं। तो है क्या कि जो ट्रॉलिंग है तो उसमें क्या किया जाता है कि जो जाल होता है वो काफ़ी नीचे तक डाल दिया जाता है, समझिए कि तकरीबन समुद्र की सतह, नीचे तली तक डाल दिया जाता है। और ये ऐसे इलाकों में की जाती है जहाँ समुद्र बहुत ज़्यादा गहरा ना हो, तभी जो जाल है तो अपनी तली तक पहुँच जाएगा। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि वो पूरा का पूरा जो मछलियों का समूह नीचे से ऊपर तक है उसको पकड़ लिया जाता है। तो ये जो मछली पकड़ने की विधा है बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तरीके से उस इलाके की पूरी मछलियाँ ही सफाचट हो जाती हैं। अर्थात अगर आप केवल सतह के पास की मछलियाँ पकड़ें तो तल में मछलियाँ बची रह जाएंगी और बाद में क्या होगा कि उनसे और भी मछलियाँ पैदा होंगी। तो इस प्रकार मछलियों का जो प्रवाह है वो बना रहेगा। लेकिन अनसस्टेनेबल तब हो जाता है, ये अधारणीय तब हो जाता है जब आप सारी की सारी मछलियाँ एक साथ निकाल लें, तो फिर अगली मछलियाँ पैदा करने के लिए मछलियाँ ही नहीं बचेंगी। तो इसलिए जो पर्यावरणविद हैं वो जो ट्रॉलिंग है तो इसका विरोध करते आए हैं। और भारत सरकार हालांकि ज़्यादा ध्यान नहीं देती है इसमें, क्योंकि भारत सरकार का ये मानना है कि जो तमिलनाडु के बहुत सारे मछुआरे हैं तो उनको इससे विपरीत असर पड़ेगा उन पर, अर्थात उनको घाटा होगा इससे। तो ये कहना है भारत सरकार का कि हम इसको धीरे धीरे करके फेज़ आउट करेंगे, अर्थात धीरे धीरे करके समाप्त करेंगे। जबकि श्रीलंका ने क्या किया है, श्रीलंका ने बहुत अच्छा कदम उठाते हुए अपने यहाँ जो ट्रॉलिंग है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया, और जो ट्रॉलिंग करते पकड़ा जाएगा तो वो क्या होगा, उसको 2 साल की कैद वो दे देंगे। लेकिन भारत में क्या है कि भारत में इस तरीके के मेज़र नहीं ला सकते हैं, लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे। और भारत में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थोड़ा अलग तरीके से चलती है, लोकतांत्रिक राजनीतिक थोड़ा अलग तरीके से चलती है। तो वहाँ पे ऐसा कोई नियम बनाना भारत के लिए तो आसान नहीं होगा। लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई है कि जिस इलाके में, यानी कि पाक बे का रीजन जो कहलाता है, जो पाक की खाड़ी है भारत श्रीलंका के बीच, जहाँ पर ये ट्रॉलिंग की जाती है, तो ये पूरा एक ही पारिस्थितिक क्षेत्र है। अर्थात अगर आप यहाँ पे ट्रॉलिंग करेंगे
तो जो श्रीलंका के इलाके में टेरिटोरियल वाटर्स हैं, जो श्रीलंका के इलाके में समुद्री जल हैं, तो वहाँ से भी सारी मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वो मछलियाँ एक दूसरे के क्षेत्र में आवागमन करती रहती हैं। तो जैसे ही वो भारतीय क्षेत्र में आती हैं वो ज़्यादातर पकड़ ली जाती हैं, तो पूरे उस पारिस्थितिक तंत्र को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। तो श्रीलंका उसे अपनी तरफ से बचाने का कितना भी प्रयास करे, लेकिन अगर भारत की तरफ से बंद नहीं होगा तो वो पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है तो मछलियों से विहीन हो जाएगा आगे चल के, यानी बहुत कम मछलियाँ बचेंगी। तो जो मछुआरे अभी लाभ उठा रहे हैं वो आगे चल के बर्बाद ही हो जाएंगे। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं तो उनसे निपटने का प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा श्रीलंका की सरकार का मानना है। तो इसके लिए क्या है कि एक कमेटी बनाई गई, मतलब कि एक पैनल बनाया गया है जिसमें भारत और श्रीलंका दोनों ही तरफ के लोग हैं, और उनसे इस बारे में कहा गया है कि कोई निर्णय लें। हालांकि निर्णय तो स्पष्ट है कि श्रीलंका चाहता है कि भारत भी ट्रॉलिंग को बैन कर दे और जो ट्रॉलर्स हैं तो उनको डीप वाटर फिशिंग बोट में बदल दे, यानी कि ऐसी मछली पकड़ने की नौका में बदल दे जो कि गहरे जल में पाने मछलियों को पकड़ती हैं। तो गहरे जल में क्या होता है कि वहाँ पे आप पूरा जाला नीचे तक नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप कभी भी इतना ज़्यादा अनसस्टेनेबल फिशिंग नहीं कर सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि अगर इन ट्रॉलर्स को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये फिर बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर में जाके गहरे जल में अपना मछलियाँ पकड़ेंगे और ये जो इलाका है सस्टेनेबल बना रहेगा। इसके अलावा एक यहाँ पे छोटी समस्या और उत्पन्न हो जाती है, जो कि आपने हमेशा सुना होगा कि भारतीय मछुआरे जो हैं, भारतीय ट्रॉलर्स जो हैं, वो अक्सर मछलियों को पकड़ने के लिए श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में चले जाते हैं, जहाँ पे श्रीलंकाई नेवी उनको गिरफ्तार कर लेती है और फिर नाटकबाजी बहुत सारा होता है। तो उन सारी समस्याओं से निपटने के लिए भी श्रीलंकाई सरकार चाहती है कि डीप वाटर ट्रॉलिंग बंद कर दी जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही जो डीप वाटर ट्रॉलर्स होते हैं ये आकर के क्या करते हैं, ये वहाँ पे मछलियों को पकड़ने के लिए श्रीलंकाई समुद्री सीमा में घुसते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कि आपको जानने चाहिए। तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन शायद बन सकता है, तो उसमें आपको यही लिखना है कि एक अनसस्टेनेबल प्रक्रिया है और भारत को इसे धीरे धीरे करके बंद कर देना चाहिए, जिससे कि मछुआरों को भी सीधे इस पर बुरा प्रभाव ना पड़े और मछुआरों को उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव्स यानी कुछ वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध कराए जाने चाहिए, या कि फिर मछुआरों की जो ऐसी ट्रॉलिंग नौकाएँ हैं तो उनको गहरे जल में मछली पकड़ने वाली नौकाओं में परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार को कुछ वित्तीय सहायता देनी चाहिए। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। अगला है ब्रिंग द हाउस अप टू डेट, यानी कि जो सदन है देश का उसको अपडेट करें, अर्थात उसको आज की परिस्थितियों के हिसाब से बदलें। ये कहना है फैज़ान मुस्तफ़ा साहब का। तो दरअसल पे जो पूरा का पूरा मुद्दा है तो उस पर हम सबसे पहले एक सवाल बनाते हैं, फिर उसके उत्तर के रूप में इस पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं। सवाल हमारा ये रहेगा कि क्या भारत में जो पार्लियामेंटेरियंस है, अर्थात जो संसद के सदस्य हैं, उनको दिए गए विशेषाधिकार भारतीय लोगों, भारतीय आम नागरिकों को दिए जाने वाले मूलाधिकारों से ऊपर हैं, और क्या इस प्रकार के विशेषाधिकारों की हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, संसदीय सदस्यों को कोई ज़रूरत है, और अगर नहीं है तो इन्हें क्यों ना बंद किया जाए। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। पृष्ठभूमि ऐसी है कि आपको पता होगा कि भारत में जो संसद सदस्य हैं, जो सांसद हैं, तो उनको विशेष रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं। उनमें से एक विशेषाधिकार ये है कि जो भारत में सांसद हैं तो वो सदन के अंदर कुछ भी खड़े होकर के बोलते रहें, उसके लिए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। यानी कि एक तरह से ये उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सदन के अंदर, और उसके लिए कोई कोर्ट उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई भारतीय नागरिक ऐसा काम करे तो उसको तुरंत गिरफ्तार करके उसको जेल में डाला जा सकता है और कोर्ट उसको सज़ा भी दे सकती है। तो ये कहा जा रहा है कि एक तरफ जहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, अर्थात जो संविधान की प्रियम्बल है, उद्देशिका है, शुरू ही वहाँ से होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। लेकिन वहाँ पे जो पीपुल ऑफ इंडिया है, जो भारत के लोग हैं, उन्हीं को कम अधिकार प्राप्त हैं उन लोगों से जिन्होंने भारत के लोगों का प्रतिनिधि होने का झंडा उठाया हुआ है। यानी कि जो लोग प्रतिनिधि हैं, तो जो सेवक बने हुए हैं, वही यहाँ पे सारे अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं, विशेषाधिकारों का उपभोग कर रहे हैं। लेकिन जो मूल व्यक्ति है, जिसके लिए पूरा देश और संविधान बनाया गया, तो वही वहाँ पर उपेक्षित हो गया है। तो यही एक सवाल था जिसका कि इन्होंने काफ़ी अच्छा विश्लेषण यहाँ पर किया है। तो शुरू में ये कहते हैं कि दरअसल पे विशेषाधिकारों का निर्माण
जो है वो ब्रिटेन में किया गया। यानी कि ये जो पूरी परंपरा है ब्रिटेन से शुरू हुई, और इसलिए शुरू हुई कि एक ज़माने में ब्रिटेन में एक तरफ पार्लियामेंट हुआ करती थी और एक तरफ राजा हुआ करता था। हालांकि राजा उसमें ज़्यादा मजबूत हुआ करता था और जनता के आंदोलन कारण ही उसने एक पार्लियामेंट बना दी थी। लेकिन उस वक्त ये होता था कि जो पार्लियामेंटेरियन होते थे ब्रिटेन में, अगर वो राजा के खिलाफ कुछ भी बोल दें तो पुलिस राजा के नियंत्रण में होती थी और पुलिस जाकर के उस पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार कर लेती थी और कई बार उनको सज़ा सुना दी जाती थी कि ये देशद्रोही हैं इत्यादि। तो उनको इस तरह की गिरफ्तारियों इत्यादि से बचाने के लिए उनको क्या दिया गया, प्रिविलेज, विशेषाधिकार दिया गया कि आपको कोई भी इस तरीके के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो वहाँ से ये परंपरा शुरू हुई और जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में भी संसदीय सदस्यों को विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार दिए गए। लेकिन भारत में विशेषाधिकारों की जो एक बड़ी समस्या है वो ये है कि भारत में विशेषाधिकार पूरी तरह से परिभाषित नहीं है, डिफाइन नहीं है। यानी कि भारत में संसद चाहे तो जिस प्रकार से भी अपने सदस्यों के लिए विशेषाधिकारों का निर्माण कर सकती है और करती आई है। यानी कि संसद के ऊपर ये पूरी तरीके से दारोमदार है कि वो कौन से विशेषाधिकार अपने सदस्यों को देना चाहती हैं, संसद सदस्यों को देना चाहती है। और मज़े की बात ये है कि संसद पे विशेषाधिकारों का जो नियंत्रण होगा वो खुद संसद द्वारा ही लगाया जाएगा। अर्थात कौन से विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को नहीं मिलने चाहिए, इस पे भी संसद का ही रोल होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं माफ़ी चाहूँगा, बीच में कॉल आ गई थी। तो हम बात कर रहे थे इस बारे में कि किस प्रकार से भारत में जिसको संविधान में सर्वोच्च रखा गया है, भारत का नागरिक, उसे ही उपेक्षित किया जाता है पार्लियामेंटेरियंस के विशेषाधिकारों के नाम पर। तो यहाँ पे एक घटना हुई थी, उसमें ये कर्नाटक में जो दो जर्नलिस्ट थे, दो पत्रकार थे, उन्होंने कुछ लिखा था कुछ नेताओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो सरकार ने क्या किया कि उनको गिरफ्तार करवा के उनके ऊपर केस चलवा करके उनको 2 साल की सज़ा दिलवा दी। तो उससे ये बात हुई कि अगर यही बात एक सदन के अंदर एक विधायक करता तो ये माना जाता कि ये उसका विशेषाधिकार है, एक सांसद करता तो ये माना जाता ये उसका विशेषाधिकार है। जबकि एक अगर दूसरा आम आदमी यही बात कर रहा है तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल में बंद कर देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर 2-3 बातें कही हैं। तो पहली बात उन्होंने एक सवाल के तौर पर उठाई, उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से आम आदमी के ऊपर आर्टिकल 19(2) में जो प्रतिबंध हैं कि कोई भी ऐसी बात जो कि विदेशी देशों के साथ हमारे संबंध ख़राब कर दे, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस यानी किसी अपराध को उकसावा दे, या कि फिर डिफेमेशन अर्थात किसी का अपमान इत्यादि करे, तो वहाँ पर व्यक्ति को सज़ा हो सकती है। तो अगर आम व्यक्ति को हो सकती है तो आर्टिकल 19(2) का ये प्रावधान पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर खुद क्यों नहीं लागू किया जाता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो सोवरीन पीपल ऑफ इंडिया है, भारत के संप्रभु लोग हैं, वो खुद ही फ्रीडम ऑफ स्पीच से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से प्रतिबंधित हैं, जबकि उनके जो सेवक हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, वो एब्सोल्यूट फ्रीडम यानी कि एक प्रकार से निरपेक्ष स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं सदन के अंदर, और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। तो ये सवाल उठाया गया है कि मान लिया कि उनको ये अधिकारिता इसलिए प्रदान की गई है ताकि सदन के भीतर चलने वाली कार्यवाही शांतिपूर्ण और सरल तरीके से हो सके, इसलिए उनको ये विशेषाधिकार दिया गया है। तो सवाल फिर ये उठता है कि अगर उनको ये विशेषाधिकार के तौर पे दिया है तो इस विशेषाधिकार का हनन करने पर आम आदमी को क्यों जेल हो जाती है। यानी कि फिर आम आदमी के लिए भी ये सारी चीज़ें विशेषाधिकार होनी चाहिए और उसको भी अपने विशेषाधिकार के हनन के लिए जेल नहीं होनी चाहिए। यानी कि विशेषाधिकार तो मेरा विशेषाधिकार है, उसका हनन मैं करूं चाहे ना करूं, उसके लिए मुझे जेल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अपने कर्तव्यों का हनन करता हूं तब जेल होनी चाहिए, कानून का हनन करता हूं तो जेल होनी चाहिए, लेकिन विशेषाधिकारों का अगर मैं हनन करता हूं तो मुझे जेल नहीं होनी चाहिए। यानी कि कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुझे विशेषाधिकार के तौर पर नहीं मिली हुई है, आम आदमी को विशेषाधिकार के तौर पर नहीं मिली हुई है, इसलिए वो उसका उल्लंघन करे तो उसको जेल मिलेगी। जबकि यही स्वतंत्रता एक पार्लियामेंटेरियन को विशेषाधिकार के तौर पे मिली हुई है तो वो उसका हनन करे तो उसको जेल नहीं होगी। तो ये उसका जो कानूनी दायरा है आपको समझना बहुत आवश्यक है। अगला लिखा हुआ है कि एक बहुत पुराना केस था 1958 का SMS शर्मा का केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि
आम आदमी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पार्लियामेंटेरियंस को दिए गए विशेषाधिकार, इनमें से कौन सा सर्वोच्च होगा, किसको वरीयता दी जाए। तो आमतौर पे लोगों को लगता था कि चूंकि भारत में नागरिक संप्रभु है तो उसके हिसाब से आम आदमी को जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको ऊपर रखा जाना चाहिए। लेकिन उस ज़माने में जो कोर्ट था उसका ये मानना था कि नहीं, जो विशेषाधिकार पार्लियामेंटेरियंस को दिया गया है वो ऊपर रखा जाना चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में जो पार्लियामेंटेरियन थे वो सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के लिए जीने मरने वाले थे, तो वो तो बड़े बड़े महान लोग थे। तो ऐसा कोर्ट का रवैया था, मानना था कि ऐसे लोग जो हैं तो वो ज़्यादा बेहतर सोचते हैं देश के लिए, इसलिए उनको ज़्यादा विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए। लेकिन 1967 में इसी कोर्ट ने ये माना कि दरअसल पे आज की तारीख में जो पार्लियामेंटेरियंस है भ्रष्ट हो चुके हैं बहुत सारे, और वो अपने स्वार्थों में लग गए हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की एब्सोल्यूट पावर, निरपेक्ष शक्तियां पार्लियामेंट के पास होनी ही नहीं चाहिए। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से केवल 9-10 साल के अंतराल में ही कोर्ट को ये लगा कि लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, लोगों की जो पार्लियामेंटेरियंस की जो सोच है वो धीरे धीरे वो गड़बड़ा रही है। तो यहाँ तक कि जब कोर्ट ये मान चुका है कि पार्लियामेंटेरियंस को ऐसे विशेषाधिकार बहुत नहीं होने चाहिए, तो अब पार्लियामेंटेरियंस को खुद चाहिए कि वो अपने लिए कानून बनाए। क्यों? क्योंकि कानून बनाने की शक्ति आखिर में उन्हीं के पास है, तो बनाना उन्हीं को है, लेकिन उनको अक्ल कब आएगी इसकी, ये जानने वाली बात है। तो यहाँ पर जो चीज़ महत्वपूर्ण है जाननी हमारे लिए कि आखिर किस प्रकार से जो प्रिविलेजेस हैं वो अनडिफाइंड हैं, अपरिभाषित हैं। तो आर्टिकल 105 और 194 में इनके बारे में कहा गया है कि पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ द लेजिस्लेचर शैल बी एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी डिफाइंड बाय द लेजिस्लेचर, अर्थात कि विधायिका के जो पावर, शक्तियाँ और विशेषाधिकार और इम्यूनिटीज़ होंगे, अर्थात उनके जो इम्यूनिटीज़ का मतलब होता है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनको जो विशेष प्रकार के संरक्षण प्राप्त होंगे तो या तो वो विधायिका के द्वारा समय समय पर तय किए जाएंगे, और जब तक उनको नहीं ऐसा तय किया जाता, परिभाषित किया जाता, अनटिल सो डिफाइंड शैल बी दोज ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि जो निचला सदन होगा तो उसके जो विशेषाधिकार होंगे वो पूरे सदन के विशेषाधिकार माने जाएंगे। अर्थात कि जो लोकसभा है तो उसी के विशेषाधिकार राज्यसभा में ही माने जाएंगे, जब तक कि राज्यसभा के लिए अलग से विशेषाधिकार डिफाइन न किए जाएं। और जो यहाँ पे हमारे यहाँ विधान परिषदें होती हैं वहाँ के अधिकार विधानसभाओं के अधिकारों के अनुसार माने जाएंगे, जब तक कि उनको अलग से डिफाइन ना किया जाए। तो लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन अनटिल सो डिफाइंड डज नॉट मीन द एब्सोल्यूट पावर नॉट सो डिफाइंड प्रिविलेज एट ऑल, यानी कि यहाँ पे अनटिल सो डिफाइंड, जब तक कि परिभाषित ना किया जाए, का मतलब ये नहीं है कि आपके पास परिभाषा करने की एब्सोल्यूट पावर, निरपेक्ष शक्ति आ जाती है। यानी कि आप अपने विशेषाधिकारों को एब्सोल्यूट तरीके से इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अनटिल सो डिफाइंड लिख दिया गया है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हाउस ऑफ कॉमन्स अपने लिए कुछ भी नियम बना सकता है और वही फिर आगे चल के हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी जो उच्च सदन होते हैं उसके लिए लागू हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है कि वो नियम क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पार्लियामेंटेरियंस क्यों नहीं चाहते हैं कि इन नियमों को परिभाषित किया जाए, डिफाइन किया जाए, इनका संहिताकरण यानी कोडिफिकेशन किया जाए, क्योंकि एक बार संहिताकरण कर दिया जाएगा तो एक तरीके से ये कानून जैसा बन जाएगा, अर्थात ये रिजिड हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक, तो उसमें जो प्रमुख कारण है कि द कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस इज बेसिकली रजिस्टर्ड बिकॉज इट वुड मेक द प्रिविलेज सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, यानी कि इस चीज़ का संहिताकरण करने के लिए, कोडिफिकेशन करने के लिए, विशेषाधिकारों का कोडिफिकेशन करने के लिए कोई भी पार्लियामेंटेरियन इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि ये जो सारे के सारे विशेषाधिकार हैं ये मूलाधिकार बन जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स बन जाएंगे। और आपको पता है कि जैसे ही कोई चीज़ फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आ जाती है तो तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट के पास उसका जुडिशियल स्क्रूटनी करने का, उसका न्यायिक रिव्यू करने का अधिकार आ जाता है, और वो क्या कर सकती है आगे चल के कि आगे और ज़्यादा बनने वाले जो प्रिविलेजेस होंगे, विशेषाधिकार होंगे, तो वो उन पे एक तरीके से प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि अगर एक बार सारे विशेषाधिकार डिफाइन कर दिए गए तो एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स की तरह वो ट्रीट किए जाएंगे, उन पे फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूलाधिकारों की तरह उनसे व्यवहार किया जाएगा। और आपको पता होगा कि जिस तरीके से अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है तो मूलाधिकारों पर रिट इत्यादि स्वीकार करके विभिन्न कार्रवाइयाँ कर सकता है, तो यहाँ पर भी कर सकेगा। और वो बहुत सारे, जैसे कि आपको पता होगा कि
अगर कोई मूलाधिकार का हनन करे तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। तो अगर कोई नया प्रिविलेज, कोई नया विशेषाधिकार बनाया जाता है जो कि पुराने विशेषाधिकार जो कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत माने गए हैं उनका हनन करे, तो उसको संविधान के उल्लंघन के रूप में मानकर समाप्त किया जा सकता है, यानी कि भविष्य में कोई नया विशेषाधिकार बनाया ही नहीं जा सकेगा। इसीलिए पार्लियामेंट कभी अभी तक इसको डिफाइन नहीं की है, ताकि भविष्य के लिए उसके लिए दरवाजे खुले रहें, वो जिस तरीके की इम्यूनिटी चाहते हैं उनको हमेशा प्राप्त होती रहें। जबकि यहाँ पे उन्होंने ये बताया है लेखक ने कि आप कहीं भी जाएंगे, चाहे ब्रिटेन जाइए, वहाँ पे उन्होंने इस परंपरा को स्वयं तोड़ दिया, अर्थात जो विशेषाधिकार लेते थे उन्होंने उसको स्वयं छोड़ दिया। इसी प्रकार से जो यूएस है तो वहाँ पे भी कोई ऐसा बहुत खास विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो सदन कार्यवाही है बड़ी सरलतापूर्वक आसानी से चलती है। और ऑस्ट्रेलिया ने 1987 में अपने विशेषाधिकारों को क्या किया है, कोडिफाइड कर दिया है, यानी कि संहिताकरण कर दिया है। और अब वहाँ पर क्या है कि कोई विशेष नए प्रकार के जो अधिकार हैं, विशेषाधिकार हैं, वो नहीं दिए जा सकते हैं। दिए जाएंगे तो उसके लिए बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी। तो इसलिए वहाँ पे जो लेजिस्लेटर्स हैं तो उनको ये लगता है कि अब हम बंध गए हैं। लेकिन यही वहाँ के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई जब लेजिस्लेटर बन जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको आम आदमी के ऊपर इतने विशेष अधिकार दे दिए जाएं कि वो एक तरीके से वीआईपी हो जाए। तो भारत में वीआईपी कल्चर सिर्फ नीली बत्ती लाल बत्ती बंद करने से नहीं खत्म होगा, ये कल्चर तब जाकर के खत्म होगा जब हम इस तरीके के जो अधिकार, विशेषाधिकार मिलते हैं हमारे देश के सांसदों को, तो जब हमको रोकें। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने करप्शन इत्यादि से बचने के लिए क्या किया, वो पार्लियामेंटेरियन इम्यूनिटीज़ का इस्तेमाल करने लगे, यानी कि भ्रष्टाचार करते थे और उसके बाद चूंकि वो सदन के सदस्य थे तो उन्होंने सदन के सदस्य होने के आधार पे ये कहा कि हमारे ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता है इस अवधि के दौरान। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो दीवानी मामले होते हैं या जो सिविल केसेस होते हैं तो उनमें कोई भी सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और सत्र के ख़त्म होने के 40 दिन बाद तक उस नेता को, यानी कि या तो अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कि फिर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा जो पार्लियामेंट या असेंबली की, लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग होती हैं, सभाएँ होती हैं, तो वहाँ पर भी इन लोगों को जाने देने के लिए पूरी इम्यूनिटी होती है, अर्थात कोई इनको उस वक्त नहीं कह सकता है कि आप कोर्ट में उपस्थित होइए, या कि इनको उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब इनको मीटिंग इत्यादि में जाना होता है। तो इस प्रकार से ये कहना है लेखक का कि जितने दिनों का इनको दिया जाता है टोटल इम्यूनिटी, अगर आप जोड़ दें तो 365 दिन भी पार कर जाएगा, यानी कि एक तरीके से इनको साल भर गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर एक बार ये बन गए तो 5 साल तक इनको किसी भी तरीके के केस में पकड़ पाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब तक कि कोई बहुत बड़ा आपराधिक केस ना हो। तो यही लिखा है इन्होंने कि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू हैव अ फ्रेश लुक एट द वेक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस विज़ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, यानी कि जो विधायिका को दिए गए विशेषाधिकार हैं और साथ ही जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, तो इनके संबंध में जो एक विवादित सवाल है तो उसको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जानी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एक आर्टिकल रीडिंग बिटवीन द नंबर्स। तो दरअसल पे ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि आप पहले बहुत बार पढ़ चुके होंगे, 50 बार पढ़ चुके होंगे। ये इस बात को दिखाना चाहती हैं लेखिका कि हमारे देश में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो 2024 तक हम चाइना की जनसंख्या को भी पार कर जाएंगे और हमारे लिए बहुत सारी अन्य समस्याएँ उत्पन्न होंगी। तो 2-3 मुद्दे वहाँ पर उन्होंने पकड़े थे, जैसे एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, जनांकिकी लाभांश कहते हैं हम। तो ये कहा जा रहा है कि देश में जो जनांकिकी लाभांश है तो बहुत ज़्यादा लाभकारी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश में रोज़गार के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो क्षमताएं चाहिए, जो शिक्षा चाहिए, तो वो लोगों के पास नहीं है। तो जिसकी वजह से रोज़गार और स्किल के बीच का, जो रोज़गार और कौशल के बीच का जो गैप है, जो अंतराल है, बहुत ज़्यादा है और हर उस व्यक्ति को रोज़गार नहीं दिया जा सकता है जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंस यानी जनांकी लाभांश का हिस्सा है। तो उनका ये कहना है कि जो जनांकिकी लाभांश है तो ये हमारे लिए इसलिए भी खतरनाक हो सकता है कि चल के कि जब आप लोगों को रोज़गार नहीं दे पाएंगे तो फिर वो क्या होगा, वो अपराध की तरफ मुड़ जाएंगे और फिर गलत काम करेंगे, जिससे कि समाज में विभिन्न प्रकार की और विसंगतियां पैदा होंगी। इसके अलावा उनका ये कहना है कि जो देश में बढ़ती हुई जनसंख्या है तो अंतिम में इसका जो बोझ है तो वो भी महिलाओं पर डाला जाएगा। और ऐसा क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि जो महिलाएँ हैं तो वही ज़्यादा जनसंख्या के लिए कारण है। यानी कि देश में होता ये है
कि कारण तो पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, क्योंकि दोनों ही मिलकर ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। लेकिन जब जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात आती है तो पुरुष अपनी तरफ से नसबंदी ना करा के, कॉन्ट्रासेप्शन ना करा कर क्या करता है कि महिलाओं को, अपनी पत्नियों को कॉन्ट्रासेप्शन या कि नसबंदी के लिए मजबूर करता है, उन पर जोर डालता है। और कई बार सरकारें भी इसी पे ज़्यादा फोकस रहती हैं और जल्दबाजी में, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में एक ऐसी नसबंदी की गई थी जिसमें कई महिलाओं की मौत हो गई थी। तो उनका कहना है कि इस तरीके से महिलाओं के ऊपर दबाव, अत्याचार भी इत्यादि बढ़ता है। तो ये सामान्य मुद्दा है। तो आपको इससे संबंधित एक प्रश्न दे देता हूँ कि किस प्रकार से देश में बढ़ती हुई जनसंख्या से देश का जनांकिकीय लाभांश जो है, तो वो जनांकिकीय लाभांश की बजाय जनांकिकीय प्रलय ला सकता है, और दूसरी तरफ इसके जो गलत असर हैं वो महिलाओं पे कैसे पड़ सकते हैं। ठीक, तो इस बारे में आप थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक और आर्टिकल है, लिखा है द ग्रेट इंडियन माइग्रेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्टिकल। तो इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि भारत में आपने देखा होगा कि जनसंख्या वृद्धि का जो एक पूरा सिनारियो है, परिदृश्य है, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बिल्कुल अलग अलग है। खासकर जो भारत की 5 प्रमुख राज्य हैं उत्तर और मध्य भारत की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो काफ़ी ज़्यादा है बजाय कि दक्षिण भारत में। तो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं TFR, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि कुल प्रजनन दर। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है तो उस पर हम कभी और विचार करेंगे, आपको पता भी होगा क्या होगा। इसमें ये होता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट का ये मतलब होता है कि एक महिला जो है तो वो अपने प्रजनन काल में अधिकतम कितने बच्चों को औसत रूप से जन्म देती है किसी क्षेत्र में, उसको क्या बोलते हैं, उस इलाके का टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR बोलते हैं। तो एक TFR लेवल जिसे कि 2.1 माना गया है वो रिप्लेसमेंट लेवल कहलाता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जब वहाँ पे आ जाए तो जो देश की जनसंख्या है तो फिर वो उतनी ज़्यादा विध्वंसक रूप से नहीं बढ़ रही होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक, और अगर इसके नीचे TFR हो तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है उन देशों के लिए जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आप ये देखेंगे कि भारत में क्या है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्य जैसे कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका हैं, तो यहाँ पे जो TFR है 2.1 से भी काफ़ी कम है। लेकिन जो हमने 5 राज्य जिनका मैंने जिक्र किया वहाँ पे TFR काफ़ी ज़्यादा है, 2.1 से ज़्यादा है। तो इस वजह से आगे चल के क्या एक समस्या आएगी कि आने वाले समय में जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ पर युवाओं की कमी होगी और जो एल्डरली लोग हैं, जो वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी। जबकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में क्या होगा कि यहाँ पर युवाओं की अधिकता हो जाएगी और बुजुर्ग उस हिसाब से कम रहेंगे। लेकिन आपको पता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए सर्वाधिक जो आवश्यकता होती है युवाओं की होती है, क्योंकि जो लेबर फोर्स होता है तो वो पूरा युवाओं का बना हुआ होता है। और इसके अलावा जो एल्डरली लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी भी देखभाल के लिए भी युवाओं की ही ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का पूरा मतलब ये है कि जो देश में आगे चल के युवाओं की आपूर्ति होगी वो उत्तर भारत के इन्हीं 5 विशेष राज्यों से होगी। और ये कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में जो कम TFR का ये एक पूरा कार्यक्रम चल पड़ा है तो इससे पश्चिमी भारत यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र और इधर इसके अलावा जो पूर्वी भारत है तो वो भी प्रभावित हो रहा है। और जो एक्सट्रीम नॉर्थ है यानी कि ऊपर अगर आप देखेंगे कि पंजाब है, हिमाचल है, कश्मीर इत्यादि है, तो वहाँ पर भी जो TFR है कम है। यानी कि देश के जो 5 राज्य हैं वहीं पर TFR सबसे ज़्यादा है। और ये कहा जाता है कि देश में जो 55% जनसंख्या वृद्धि होती है, यानी कि जितने जनसंख्या वृद्धि हुई उसका 55% केवल इन 5 राज्यों में हो रहा है। यानी कि भविष्य में ये जो राज्य हैं तो यहीं से पूरा का पूरा वर्कफोर्स पूरे देश में जाएगा। लेकिन जब इतना ज़्यादा वर्कफोर्स पूरे देश में जाएगा तो क्या होगा, उससे बहुत सारी नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी जो कि अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के हमारे लिए बहुत विषम परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। यानी कि जो वर्क फोर्स है उसकी ज़रूरत बाकी इलाकों में तो होगी लेकिन वो इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि विभिन्न प्रकार की बाधाएं, चाहे भाषाई बाधा हो, चाहे क्षेत्रवाद की बाधा हो इत्यादि, वहाँ पर सामाजिक आर्थिक बाधाएँ खड़ी हो जाएंगी। जैसा कि आपने देखा कि मुंबई में क्या हुआ कि जो राज ठाकरे थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्तर भारतीयों के खिलाफ विद्वेष इत्यादि फैलाया और उसके बाद लड़ाई झगड़े इत्यादि हुए। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं तो भविष्य में ना हो, क्योंकि भविष्य यही है कि उत्तर भारत के ही इन 5 राज्यों के ज़्यादातर लोगों को पूरे देश के अन्य इलाकों में जा कर के एक वर्कफोर्स के तौर पे काम करना होगा। तो ये इसका आर्टिकल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी जो कि मैंने आपको बताई।
तो लिखा हुआ है कि द फिनोमेनन हैज़ एक्सटेंडेड टू द वेस्टर्न एक्सट्रीम नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न स्टेट, यानी कि मैंने आपको बताया कि ये जो परिघटना है दक्षिण भारत की कम TFR की अन्य राज्यों में भी फैल रही है, इन 5 राज्यों के अलावा। इन द कमिंग डिकेड्स दे विल रिक्वायर अ यंग वर्क फोर्स टू कीप इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग एफिशिएंटली, यानी कि आने वाले दशकों में इस प्रकार के जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उनको एक युवा वर्क फोर्स की आवश्यकता होगी ताकि वो अपने संस्थानों को फंक्शनिंग रख सकें, अपने संस्थानों को दक्षतापूर्वक चला सकें। एंड ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ द एल्डरली, और उनके राज्यों में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भी ऐसे यंग लोगों की, युवा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। और ये कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी जो आपूर्ति होगी तो उत्तर भारत के इन्हीं राज्यों से होगी। अगला लिखा हुआ है द सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ यंग पीपुल हेडिंग साउथ लिविंग द चिल्ड्रन एंड एल्डरली बिहाइंड नीड टू बी एनालाइज्ड। इसके अलावा जो उत्तर भारत के लोग रोजगार खोजने के लिए दक्षिण भारत चले जाते हैं तो अक्सर अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को अपने घर में ही छोड़ करके अकेले जाते हैं, आपने देखा भी होगा। तो उससे जो एक अन्य प्रकार की सामाजिक आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है तो उसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे भारतीय बहुत से विदेशों में रहते हैं और वहाँ से रिमिटेंस भारत भेजते हैं, तो ऐसे ही दक्षिण भारतीय राज्यों में जाकर लोग पैसा कमाएंगे और रिमिटेंस जो है तो वो अपने अपने राज्यों में भेजेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि राज्यों में। तो उसमें ये है कि सामाजिक आर्थिक रूप से क्या इसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी, अगर होंगी तो उनको एनालाइज किया जाना चाहिए, उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। द चैलेंजेस ऑफ मूविंग इनटू न्यू कम्युनिटीज दैट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड हैव डिफरेंट कल्चर्स नीड टू बी अंडरस्टूड एंड एड्रेस्ड, यानी कि इस बात की चुनौतियां कि जो विभिन्न समुदाय हैं और विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और जिनकी विभिन्न संस्कृतियां हैं तो वो किस प्रकार से एक दूसरे से मेल जोल कर पाएंगी, इस चीज़ को समझा जाना चाहिए और इस चीज़ का अगर समस्याएं उत्पन्न होती हैं इससे तो इसका निराकरण भी किया जाना चाहिए। अलॉन्ग विद द माइग्रेंट्स द इश्यूज ऑफ द लोकल्स मस्ट ऑल्सो बी अप्रिशिएटेड। सिर्फ माइग्रेंट्स, सिर्फ उन लोगों के ही नहीं जो बाहर से इन राज्यों में आ रहे हैं, बल्कि उन लोगों के भी जो इन राज्यों के स्थानीय लोग हैं उनकी बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि जब वो बाहर के लोगों को अपने राज्यों में लेंगे तो उनके साथ भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको भी उन समस्याओं को भी देखकर उनका निराकरण किया जाना चाहिए। देयर इज़ अ नीड टू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइग्रेशन फ्लो सो दैट द एस्टिमेशन एंड प्रोजेक्शन कैन बी मेड रिगार्डिंग चेंजिंग नीड ऑफ द हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देश में जिस गति से माइग्रेशन अर्थात लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन हो रहा है खासकर रोजगार के लिए, उसकी मात्रा को, संख्या को जानना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए एस्टिमेशंस यानी कि जो अनुमान हैं तो उनका अंदाज़ा लगाया जाना बहुत ज़रूरी है ताकि उस हिसाब से संबंधित राज्यों में जहां लोग जा रहे हैं घरों की और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिजली, पानी, सड़क और जो भी मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं और इसके लिए, इसके अलावा शिक्षा और स्किल, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें उनके लिए आवश्यक हैं वो सारी उनको वहां पे जाकर के प्रदान की जा सकें। ठीक, तो इसके लिए पहले से ही उसका एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लिखा है आखिर में इंडिया अर्जेंटली नीड्स टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द डाइवर्जेंट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ट्रेंड्स, यानी कि भारत को तेज़ी से बदलते हुए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी कि भारत में जो जनांकीय रूप से तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है तो उसकी प्रवृत्तियों पर तेज़ी से संज्ञान लेने की आवश्यकता है। टाइमली स्ट्रेटेजिक एक्शन कैन डेवलप ह्यूमन कैपेसिटीज़ टू केटर टू फ्यूचर नीड्स, यानी कि अगर समय से कोई रणनीति बनाई जाए तो भविष्य में आवश्यकता के अनुरूप व्यक्ति अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकता है ताकि वहाँ पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण कर सके। और अगर अभी से नहीं लेता है उसको संज्ञान में, अभी से उसका ध्यान नहीं रखता है तो होता ये है कि जब प्यास लगी तब कुआं खोदो, तो फिर उस स्थिति में आकर के क्या होगा कि लोगों को बहुत बुरी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, सामाजिक विसंगतियां आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, यानी कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। कई सारे लोगों को लगेगा कि ये बाहर से आकर के हमारे इलाके में कब्जा कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि, सांस्कृतिक झगड़े, भाषाई झगड़े, क्षेत्रवादी झगड़े इत्यादि हो जाएंगे। इसके अलावा जो बाहर से लोग आएंगे तो उनको ना कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त होगा, ना स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, कौशल, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से जैसे वर्तमान में मैं दिल्ली में रहता हूँ तो देखता हूँ स्लम्स वगैरह बहुत बुरी तरीके से विकसित हैं और वहाँ पर लोगों में देखेंगे विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हैं और मानवाधिकार के हनन के मुद्दे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं। तो ये फिर बाकी इलाकों में भी जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ पर बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगा जब वहाँ पे उत्तर भारतीयों की बहुत ज़्यादा जनसंख्या जाएगी।
तो वो सारी चीज़ें ना हो वहाँ पर भविष्य में, इसलिए अभी से उसका संज्ञान लेने की आवश्यकता है। तो ये कहा गया है कि देश के विकास के लिए और रोज़गार इत्यादि के लिए देश के जो स्टेट्स हैं उनके बीच आपस में कोलैबोरेशन यानी कि एक प्रकार का सहयोग जो है वो अत्यावश्यक है। तो इस प्रकार से आज के द हिंदू का जो आर्टिकल सेक्शन है वो पूरी तरह से समाप्त होता है, और मेरे ख्याल से मेरा जो प्रयास है तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि मैं ना सिर्फ चीज़ों को अनुवाद करके बताता हूँ बल्कि उनका पूरा विश्लेषण भी कर देता हूँ और उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको बता देता हूँ कि क्या बन सकता है, और यही बता देता हूँ कि आपको उस विषय में उसके अलावा और क्या सोचना चाहिए। तो मेरा जितना प्रयास है तो आप मुझे बताइएगा कैसा रहा, नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूँगा कि इसको और कैसे ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो जो कोई भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इसको फॉलो करिएगा, और उसके अलावा जो अगले साल भी देने वाले हैं तो इन सारे मुद्दों को ज़रूर बहुत ध्यान में रखिए, इसको लगातार वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि इसी को देखने से उनका जो एनालिटिकल पावर है, विश्लेषणात्मक क्षमता है, वो विकसित होगी। तो चलिए कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।